10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक के बाजार की अगर आप सूरत हाल को देखें तो निफ्टी इस वक्त 25,048 पे, वेल अबव 25,000 और एकदम से जुबान पे 50,000 आ गया। खैर वो भी कभी ना कभी होगा, जल्द होगा, निकट भविष्य में होगा। 51,738 निफ्टी बैंक पे और करीब 40,871 निफ्टी आईटी का स्तर है यहाँ पे। निफ्टी बैंक ने अभी एक डिप लगाया और डिप लगाने के बाद एटलीस्ट कल की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी थी या फिर कल की जो क्लोजिंग ट्रजेक्टरी थी, आई मीन 51,700 उसको होल्ड करता हुआ ब्रेथ ठीक ठाक है। और इन डेरिवेटिव्स मेटल्स का आज दबदबा है, पावर स्टॉक्स का आज दबदबा है, कुछ फार्मा और एक और चीज़। क्लियरली इस वक्त एक जो कमोडिटीज़ में मेटल्स के साथ साथ केमिकल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्रूड में एक पुल बैक था टुवर्ड्स 8150, बट स्टिल एशियन पेंट्स आज लीड करता हुआ। और आज का स्टार परफॉर्मर मारुति 3% का गेन कल के एक वर्टिकल राइज के बाद आज फिर देखने को मिला। इट्स नाउ 13,500 एट ऑल टाइम हाई। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान होंगे वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। मानस जायसवाल, अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। सचिन रनोतेकर और विकास आलू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। और आज सुदीप बंदोपाध्याय होंगे और राहुल शर्मा होंगे हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल से बाजार के स्ट्रक्चर पे बात करने के लिए। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन है, एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ है पूरे फार्मा पैक में, एंड वहां पर ध्यान जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज के सेटअप पे। ओवरऑल इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले हफ्ते से एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की थी। कल के सत्र में इसने क्लोजिंग जरूर एस्टैब्लिश की थी अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, बट अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा गौर से देखें तो एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन है जो एक अच्छे ड्यूरेबल बॉटम के संकेत है, एंड वहीं से एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए एंड जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 7,000 तक रैली कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 6805 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पैटर्न टारगेट लगभग 7,000 तक प्लेस्ड है। जो सेकंड कॉल है मेरे रेडार पे वो एनबीएफसी स्पेस से है। यहाँ पर जिस तरीके से एमएनएम फाइनेंशियल्स में एक ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है वहां पर काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपमूव ट्रिगर हुई है। ऑप्शन राइटर्स का डेटा देखे तो 310 पे जरूर एक अच्छा हर्डल बना हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है, जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 325 के पार हो जाना चाहिए। तो पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 325 का, एंड एमएनएम फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी 304.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए। विकास, आपके ट्रेड्स दो? वीरेंद्र जी, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट पे, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है ऊपर में 3300 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3050 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में है, तो एक वॉल्यूम के साथ प्राइस के साथ एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो 3300 के टारगेट के लिए एशियन पेंट यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर में भी कल से एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा है और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वहां पे भी एक अच्छा क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने मिला है, प्लस डायरेक्शन इंडेक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 478 के आसपास के टारगेट यहाँ पे टाटा पावर में आते हुए देखने मिलेंगे। 450 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, जहां से मुझे लगता है कल भी हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम कैरी किया था। तो टाटा पावर मेरा नेक्स्ट बाय कॉल है। ओके, टाटा पावर आपकी एक बाय कॉल है और 4 कॉल्स यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। मानस, आपके दो ट्रेड्स? तो देखिए, पहला तो पावर ग्रिड पे खरीदारी करनी है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 351 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड पे खरीदारी करेंगे। टारगेट सेट करेंगे 370 रुपए के, 351 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स का, जहां पर कल भी हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा था और आज क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट को देखने को मिला है, तो टीवीएस मोटर्स में करंट लॉस पे खरीदारी करेंगे। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 3525 के रहेंगे, 2525 के रहेंगे, और जो टारगेट रहेंगे वो 2675 के रहेंगे।
ओके, मानस के दो ट्रेड्स। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मेरा इनफैक्ट मैंने भी टीवीएस मोटर सेलेक्ट किया था, बट फर्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी में हम एक फ्रेश मूव देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से स्विंग ब्रेकआउट आ जा रहा है, ये नेक्स्ट मूव के लिए वापस रेडी हो गया है। 341 पे इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 335 का और टारगेट्स रहेंगे 352 रुपीज के। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा लुपिन। लुपिन में हमने देखा कि कल के सत्र में एक फ्रेश पिछले 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा था। स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव है और एक फ्रेश मूव देख रहे हैं। तो टारगेट्स लगभग 2000 रुपीज के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1900। ओके, ल्यूपिन 1931 पे। अभी कुछ देर में हम मेरे सहयोगी हॉर्मोज के पास चलेंगे। हम एक और विषय पे बात करेंगे। आज हम 25,000 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 24 से लेके 25 तक का सफ़र हालांकि बहुत छोटा था, क्योंकि अगर आप बजट डे के लो को कंसिडर करें तो शायद वो बहुत नज़दीक था। बट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें 24 टू 25, ये 24 सत्र लगे। हॉर्मोज में साथ हैं इस वक्त। हॉर्मोज, ये बहुत छोटे से एक सेशंस में, बहुत कम अंतराल में हमने ये सफ़र तय किया। कैसा रहा ये सफ़र? और मैं इस पर बात करूंगा आपसे। इनफैक्ट उससे पहले मैं एक दो ट्रेड्स चेक ले लेता हूँ यहाँ पर जो अच्छा कर रहे हैं। अभी एक बार जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा। अभी एक स्टॉक ने थ्रस्ट जनरेट किया है, और जिस चीज़ को मैंने आई थिंक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट किया था मानस के साथ, कि एफएमसीजी के चार्ट्स लोअर बेस पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। लुक एट डाबर नाउ। मानस, डाबर, इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर तो अब वहाँ से एक सब्सटेंशियल मूव लेके आ गया। जरा डायरेक्टर साहब एक बार टाटा कंज्यूमर रखेंगे आप? टाटा कंज्यूमर नाउ इट्स 1198। तो मानस वो बिल्कुल स्पॉटिंग ठीक जगह हुई थी, बट अब फ्रेश पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं डाबर का टाटा कंज्यूमर पे। इनफैक्ट सचिन से व्यू लेते हैं इस पे। सचिन, आपका व्यू क्या है इस पर टाटा कंज्यूमर और डाबर पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही जो करेक्शन आया था, वो करेक्शन कहीं जाकर एब्जॉर्ब हो चुका है अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने अच्छा एक सपोर्ट रिकन्फर्म किया। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, एंड उसी पैटर्न का अभी कंफर्मेशन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो सही टाइमिंग पे किया है। लगभग अगर ये रैली रिज्यूम होती है तो जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1225-1250 इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1190 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करने की सलाह होगी। जहां तक डाबर का सवाल है, एक अच्छे कंट्रैक्शन रेंज में ये स्टॉक अभी भी लॉक्ड इन है। तो यहाँ पर एक काफी ड्यूरेबल ब्रेकआउट की जरूरत होगी। जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक 660 का इंपॉर्टेंट क्लस्टर होगा। तो जब तक ये पर्टिकुलर क्लस्टर ऑन द हायर साइड मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मोड पे ही रहेगा। बट जैसे ही 660 का ब्रेकआउट हो जाता है, मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जनरेट होगा। बट फिलहाल यहाँ पर डाबर को अवॉइड करने की सलाह होगी। एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में है 660 से लेके 640 के। चलिए अब आते हैं उसी विषय पर। अब आपकी स्क्रीन पे है इट्स 25040, लेकिन 24,000 से लेकर 25,000 तक के सफ़र रहा कैसा? किसने किया पार्टिसिपेट और कौन इस दौर में रहा दूर? तेजी से हॉर्मोज बताइए। सफ़र छोटा रहा है जैसे आपने कहा, मगर मौका बहुत बड़ा है। एक ऐतिहासिक दिन हमारे बाज़ारों के लिए आप कह सकते हैं कि निफ्टी ने आज आखिरकार हमारी भावनाओं के साथ 3 दिन तक छेड़छाड़ करने के बाद आखिर में 25,000 का कीर्तिमान आज छू लिया। और जैसे कि आपने बताया कि 24 से 25 के सफ़र में ये तीसरी सबसे तेज़ 1000 पॉइंट की रैली रही है निफ्टी की, क्योंकि 27 जून का वो दिन था जब निफ्टी ने 24,000 का स्तर छुआ था, और अब 24 से 25,000 में 24 सत्रों के बाद आज निफ्टी ने 25,000 का स्तर छुआ है। तो अब आप देखेंगे कि सितंबर 2023 में निफ्टी ने पहली बार 20,000 का स्तर पार किया था, और 10 महीनों के अंदर हमने 5,000 पॉइंट्स की एक श्रेणी जोड़ी है। अब दिसंबर 2023 में हमने 21,000, जनवरी में 22, मई में 23, जून में 24, और आज हमने 25,000 का स्तर आखिर में पार कर ही लिया है निफ्टी ने। सो आप देख सकते हैं 10 महीनों में हमने ये स्तर छुए हैं। अब देख सकते हैं तेज जो 1000 पॉइंट्स की रैली रही है, 16 से 17,000 के बीच का जो सफर था उसमें 19 सत्र लगे थे।
जो 23 से 24 जो पिछले महीने हमने 24,000 का स्तर छुआ था उसमें 23 सत्र लगे थे, आज हमने 24 सत्रों में छुआ है। और 21 से 22 तक का जो सफर था जनवरी में जो हुआ था उसमें हमने 25 सत्र लगाए थे 1000 पॉइंट्स की रैली में। तो आप देख सकते हैं कि जो हाल फिलहाल की जो रैलीज हुई है वो बहुत छोटी 1000 पॉइंट्स की रैलीज रही है। कौन ऐसे स्टॉक्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओएनजीसी टॉप कंट्रीब्यूटर 25% का उछाल। ये हम कंपेयर कर रहे हैं 27 जून की क्लोजिंग से, जहां पर हमने पहली बार 24,000 का स्तर पार किया था। एचडीएफसी लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ 20% के रिटर्न्स। टाटा मोटर्स और इन्फोसिस और आईटी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है इस रैली में। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक तीनों ने अपना योगदान दिया है इस रैली में और आईटीसी भी इसमें शुमार है। तो ये तो टॉप परफॉर्मर्स रहे। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? वो बैंक्स है। बैंक्स ने भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी पिछले हफ्ते, मगर अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट में एक्सिस बैंक 9.5% और 5% की गिरावट टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी देखने मिली। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये 1000 पॉइंट्स की जो रैली है वो बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद हमें देखने मिली है। अब तो ये तो रही परफॉर्मर्स की बात, पर ये तो पहला कीर्तिमान है। पर जैसे कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी है, तो 1 लाख के सफर में ये एक क्वार्टर, एक सिल्वर जुबली अगर हम कह सकते हैं, ये हमने निफ्टी ने मनाई है आज। बिल्कुल बिल्कुल, सितारों के आगे जहां एक और भी है, लेकिन सितारों के पास खड़े होने के बाद अगर मैं धरती को देखूं हरमोज, हम दूर तो काफ़ी आ चुके हैं। मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न्स हमेशा होते हैं। बाजार वैल्यूएशंस को रिस्पेक्ट देता है। वैल्यूएशंस इस लेवल पे 25,000 वो कैसे हैं? वैल्यूएशन कंसर्न्स तो हम तब से बात करते चले आए जब से निफ्टी ने 20,000, 22,000, 23,000 के स्तर छुए थे। मगर बाजार के अपने मूड होते हैं और बाजार ने वैल्यूएशन कंसर्न्स को, इससे भी महंगे वैल्यूएशंस हमने पहले भी देखे हैं निफ्टी ने। अब साल 2007 की अगर हम बात करें, जब निफ्टी ने पहली बार 5,000 का स्तर छुआ था, तब निफ्टी एक प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो था वो 21 टाइम का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल था वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें। 2017 में हमने जब 10,000 का स्तर पहली बार छुआ था तो बाजार के वैल्यूएशन कुछ 25 गुना थे, 25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। 2021 में जब हम 15,000 पे पहुंचे थे तब 41 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स था। पर ये तब की बात है जब हम कोविड का एक लो बनाकर एक बहुत स्विफ्ट रिकवरी हमने देखी थी। 2020 से 2021 जो हमने लो बनाया था 7,500 के आसपास का, उसके बाद से जो रिकवरी देखी थी उसके बाद ये निफ्टी के वैल्यूएशंस ऐसे हुए थे। अब 2023 में पिछले साल जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब 20,000 हमने पहली बार छुआ तो 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स और आज 25,000 के स्तर पर निफ्टी के जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो 23.4 टाइम्स है। सस्ते किसी हिसाब से नहीं है, ब्रॉडर मार्केट्स के वैल्यूएशंस तो इससे भी महंगे हैं। पर बाजार की अपनी मूड है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो अब 25,000 का तो सफर पूरा हो गया। वैल्यूएशंस बाय नो मीन्स चीप, बट अब कहना गलत नहीं होगा कि 25 से 50 का सफर अब ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर हरमोज, 25 से 50 का सफ़र बहुत दूर ना हो और ये दूरियां भी हम बहुत जल्द पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इन नंबर क्रंचिंग के लिए, वैल्यूएशंस और किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं और किसके सहारे ये मुकाम हासिल हुआ, ये पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए। हरमोज, अब एक काम करते हैं, आते हैं आज के बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में और इस क्रम में हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। 25,000 का ये समृद्धि के सूचकांक निफ्टी का स्तर, आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने की जर्नी में आप भी आई थिंक एक अहम पिलर रहे हैं। सुदीप, अब मैं वही बात कर रहा था ना, आई मीन आज इन्फोसिस का एक शॉक था, बट स्टिल अगर आप देखें तो इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है? अब यहाँ से चेज़ करने लायक क्या है? कहाँ पर वैल्यूएशंस बेसिस पे आपको अभी भी स्कोप नज़र आ रहा है चेज़ करने का? वीरेंद्र, देखिए, पहली बात तो आपको और सीएनबीसी के सारे कर्मचारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो निफ्टी का जर्नी, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीएनबीसी और उसके सिस्टर चैनल्स भी रहे हैं। दूसरी बात, इन्फोसिस का जिक्र आपने किया, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसे टैक्स डिमांड अचानक आ जाते हैं तो ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए बहुत नेगेटिव है, ये मैं जरूर कहूंगा। अगर टैक्स का कोई इशू है वो इन ड्यू टाइम रिजॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आप एक 50,000 करोड़ का डिमांड खड़ा कर दो किसी कंपनी पे, और वो भी डिस्प्यूटेड डिमांड। तो मैं ये तो मानूंगा इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से इन्वेस्टर सेंटिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और देश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कॉन्टेक्स्ट में, मैं ये जरूर कहूंगा।
अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, कौन सा अपॉर्चुनिटी अभी इस 25,000 निफ्टी लेवल पे दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ। कल हम जो बात कर रहे थे, उसके पहले हफ्ते जो बात कर रहे थे, मैं वही दोहराऊंगा कि इंडिया में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इंडियन मार्केट को हेल्प कर रहा है। जो सारे मैक्रो पैरामीटर्स हैं इंडिया के बेहतरीन है और वो और भी इंप्रूव हो रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट हमने देखा, सरकार की तरफ से फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि आने वाले दिनों में क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कराएगा और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में लाने की प्रयास करेगा। अब तक देखिए, मैं तो ये बार बार कह रहा हूं कि जब जनवरी से अगर अब तक का रैली देखें तो एफआईआई की तरफ से बहुत कम कंट्रीब्यूशन आया है। जो रैली हुआ है प्रिडोमिनेंटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के फंड से ही हुआ है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और कुछ डायरेक्ट के जरिए। तो एफआईआई का पैसा इंडिया में जरूर आएगा इस साल, अगले साल, और ये आता रहेगा और ये मार्केट को एक नया लेवल जरूर दिखाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि डोमेस्टिक मनी भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में आ रहा है। जैसे हम जानते हैं 21-22 हजार करोड़ का एसआईपी के जरिए आता है, इसके अलावा बहुत पैसा डायरेक्टली आता है। तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स और लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को आने वाले दिनों में भी ऊपर ले जाएगा। बीच बीच में थोड़ा वोलेटिलिटी, थोड़ा कोर्स करेक्शन वो आएगा और वो आना जरूरी भी है मार्केट के हेल्थ के लिए। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो हम लोग पावर सेक्टर पे अभी भी बहुत बुलिश है और इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह अभी भी दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि 1 साल प्लस का नजरिया से एनटीपीसी में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा एफएमसीजी में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। रूरल जो रिकवरी वो चालू हो गया है। ये सारे नंबर्स जो आ रहे हैं, जैसे कोलगेट के नंबर्स हमने देखे, इससे साफ है कि रूरल डिमांड वापस आ रहा है और इसका बेनिफिट रूरल फोकस्ड जो कंपनीज हैं उनको मिलेगा। जैसे एचयूएल का मैं जिक्र करूंगा, डाबर का जिक्र करूंगा, हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र करूंगा और भी बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे रूरल फोकस्ड कंपनीज हैं। इसके साथ साथ ट्रैक्टर्स, जहां पे एमएनएम दिग्गज प्लेयर है, वहां पे भी इतना बड़ा रिकवरी अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर मॉनसून अच्छा होने के बाद शायद वो वहां पे भी रिकवरी दिखेगी और महिंद्रा को और ऊपर लेवल पे ले जाने में सहायता करेगी। करंट लेवल पे जब तक ट्रैक्टर रिकवरी नहीं आ रहा है तब तक एमएनएम का ऊपर जाना मुश्किल है, पर ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में रिकवरी आने के साथ साथ ये इस लेवल से ऊपर जाना इसके लिए संभव होगा। सुदीप जी, ये केमिकल्स प्राइस वाइज तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दे रहे हैं। मैं अगर कुछ 1-2 स्टॉक्स को छोड़ दूँ, लाइक यूपीएल जो अभी भी लोअर ट्रेजेक्ट्री में है, दीपक नवीन को देखिए आप, एसआरएफ ये ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए, क्या अब ये जो एक अर्निंग्स का बहुत ही बुरा फेज था, कंसिडरिंग आई थिंक चाइनीज सप्लाई, चाइनीज डंपिंग इन आई थिंक एंटायर वर्ल्ड मार्केट्स और चाइनीज खुद की डिमांड का कम होना, क्या वो फेज पीछे जा चुका है क्या अब? जी, बहुत हद तक ये फेज पीछे जा चुका है। जैसे आपने जिक्र किया, चाइनीज जो डंपिंग था वो कुछ हद तक बंद हुआ है और चाइना में लोकल डिमांड भी वापस आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। इसके अलावा जो फंडामेंटल स्टोरी था इस सेक्टर के लिए, चाइना प्लस वन, वो स्टोरी बरकरार है और वहां पे बहुत जबरदस्त कामकाज चल रहा है। एक देखिए, दिक्कत कहाँ आता है कि इंडिया के ज्यादातर जो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी थे, ये कमोडिटी केमिकल्स में थे, ये कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं था। इसी के कारण जब भी कोई डिमांड में स्लो डाउन होता है या कहीं चाइना जैसे बड़ा मार्केट से डंपिंग शुरू होता है तो दिक्कत आती है। पर आने वाले दिनों में मैं ये मानता हूं कि इस सेक्टर और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। और आपने यूपीएल का जिक्र किया, हम लोग तो यूपीएल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। देखिए, यूपीएल दुनिया का 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। कोने कोने में दुनिया के, पर्टिकुलरली साउथ अमेरिका और यूरोप, यूएस में इनका बिजनेस फैला हुआ है और कामकाज भी ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि डिमांड रिकवरी के साथ साथ यूपीएल का प्रदर्शन भी अच्छा होगा। तो थोड़ा अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यूपीएल खरीदने का शायद यही सही समय है। अच्छा सुदीप जी, एक प्रश्न और पूछूंगा। इस पूरे मूव में अभी आप हॉर्मोज को सुन भी रहे थे कि 24 से 25 के सफर में बैंक्स बैकफुट पे रहे और एज ऑफ नाउ भी बात जब कर रहा हूँ तो बैंक्स बहुत बड़ा एक सब्सटेंशियल थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे मेरे ख्याल से इस बार की नंबर्स में कुछ कंसर्न्स रिगार्डिंग आई थिंक एनआईएम्स एंड स्पेशली डिप इन कासा, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का बढ़ना, फर्दर हाइक बाय आई थिंक बैंक्स
जो किया गया है डिपॉजिट रेट्स को, क्या अभी बैंक्स को इस रैली में पार्टिसिपेट करने में वक्त लगेगा क्या? कुछ हद तक वक्त लगेगा, मैं ये मानता हूँ। पहली बात तो ये है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जिसको लेके बैंकिंग सेक्टर में रैली देखने को मिला था, वो बाय एंड लार्ज वो खत्म हो चुका है। इसके आगे एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में भी अगर आप ध्यान दें, जो एफिशिएंट बैंक हैं, जो एफिशिएंट बैंक्स रहे हैं, उनका एसेट क्वालिटी में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक लेवल पे पहुंच गए हैं, वहां से इंप्रूवमेंट ज्यादा पॉसिबल नहीं है। पर जो लैगार्ड बैंक्स थे एसेट क्वालिटी में, जैसे बंधन, पीएनबी, इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इससे साफ यह है कि एसेट क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट का साइकिल था, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। और आज के दिन में सबसे बड़ी बात क्या बैंकों के सामने है कि क्रेडिट ग्रोथ। अब क्रेडिट ग्रोथ करने के लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जरूरी है, और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है, जिससे कि मार्जिन में स्क्वीज हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया कि निम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ एग्रेसिवली करने जाएंगे और उसके लिए आप कॉस्टली डिपॉजिट इकट्ठा करेंगे, तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आएगा, और वो मार्केट पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर बैंक के लिए संभव भी नहीं है एग्रेसिवली कॉस्ट इफेक्टिव डिपॉजिट गार्नर करना। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उनके लिए शायद अपॉर्चुनिटी सामने वाले आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, पर्टिकुलरली कासा मोबिलाइजेशन विच इज लो कॉस्ट, वो पॉसिबल होगा, और वो डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसे बैंक जिनका बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। और एक अक्रॉस बीएफएसआई रैली, अक्रॉस बैंक्स रैली, शायद उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ब्याज दरें कम होना चालू हो जाएंगे, जो कि हम लोगों को लगता है कि दिसंबर या उसके बाद फरवरी मार्च तक कम होना चालू होगा, उसके बाद ही हम लोग रैली की सोच सकते हैं। ओके सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज अपना इस मुकाम पे 25,000 के जोन पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे सर। राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी आजकल बहुत ही मशरूफ़ हैं पैसा लोगों के लिए बनाने में। राहुल जी, दीदार आजकल कम होते हैं, वजह क्या हो गई आजकल? नहीं अनुज जी, देखिए जो हिसाब से मार्केट चल रहा है, आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो काफी अच्छा ट्रैक्शन है, और सबको खास करके आज 25,000 का जो एक मैजिकल फिगर निफ्टी में देखने को मिला है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आपका पोर्टफोलियो और आपकी वेल्थ और आपके जो व्यूअर्स है, उनका आपके लिए जो प्रेम है वो बढ़ता रहे। बिल्कुल, थैंक्स सर, थैंक्स फॉर दिस विशेस, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी लग क्या रहा है, चलिए अब थोड़ा मोटे तौर पे इंडस्ट्रीज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। निफ्टी 25,000, और अगर आप बजट डे से रीड करें तो बजट डे से हम 1000 पॉइंट का मूव ले चुके हैं निफ्टी, बट निफ्टी बैंक वहीं पर ही है। अब आपको एग्जैक्टली प्ले करने के लिए ट्रेड स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं? थोड़ा अनुज मैक्रो पर्सपेक्टिव से बात करूंगा आज मैं। जो टेक्निकल सेटअप है मार्केट का, देखिए हमने 2 करेक्शंस देखे पिछले 2 महीने में। 2 बड़े इवेंट थे, इलेक्शन आउटकम, बड़ा डिप आया, बॉट इनटू हुआ। उसके बाद बजट आया, बजट का भी जो डिप था बहुत जल्दी बॉट इन हो गया, हालांकि वो जो डिप था इतना बड़ा नहीं था। देखिए मार्केट के अंदर काफी सारा जो पैसा है, डोमेस्टिक सप्लाई है, जो नीचे के लेवल्स पर बाय करने के लिए तैयार है। तो जो करेक्शंस है वो बहुत शैलो है। दूसरा, 2 से 3 रेट हाइक यूएस मार्केट्स में अगले 3 से 6 महीने में आ सकती है, विच मींस कि एक बहुत सारा जो पैसे का फ्लड है, लिक्विडिटी का जो फ्लड है वो मार्केट्स के अंदर आएगा। तो हमारा ये मानना है कि ये 25,000 जस्ट एक माइलस्टोन है मेरे हिसाब से। बहुत लंबे लेग से आने वाले 6 से 12 महीने में निफ्टी के लिए और बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25,000 के इंडेक्स पे भी हमें टेक्निकल रूप से ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं जिनमें 30 to 50% तक की भी अपसाइड अगले 12 महीने में देखने को मिल सकती है। सेक्टोरली केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो रिवर्स हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं आपके शो पर आया था तो आईटी की हमने लगातार बातें की थी। आईटी इंडेक्स तकरीबन 34,000 वाला 40,000 तक आ गया, और अभी ये सिर्फ कैचअप रैली थी जो पिछले 2-3 साल से जो निफ्टी के साथ अंडर परफॉर्मेंस था उसका कैचअप हुआ। अब यहाँ से
आउट परफॉर्मेंस हमें लगता है आनी चाहिए। तो मार्केट में काफी ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड बाकी है, और कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है, एक तरह से देखिए पहले पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छा किया, कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मार्केट के अंदर बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पोटेंशियल अभी भी बाकी है। केमिकल्स है, आईटी है, मेटल्स है, ये सारे सेक्टर से हमें लगता है कि अभी भी यहाँ से आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। ओके, केमिकल्स का राहुल जी जो आपने जिक्र किया, अब केमिकल्स चल बहुत चुके हैं, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, आई मीन एक तो दीपक नाइट्राइट नवीन फ्लोरिन में ब्रेकआउट भी है, एसआरएफ में ब्रेकआउट भी है, बट ये ब्रेकआउट आ रहा है ऑल टाइम हेजेस पे, यानी अपने आप प्रीवियस हाई को काट रहे हैं। बट यूपीएल अब लोअर ट्रैजेक्टरीज पे ट्रेड कर रहा है, तो चॉइस ऑफ ट्रेड क्या रखनी है इस वक्त विद इन द केमिकल्स? आज के सेशन के लिए 4 आइडियाज हमने निकाले, एक शॉर्ट टर्म है, 3 लॉन्ग टर्म आइडियाज है। तो केमिकल्स की अगर बात करें तो क्लीन साइंसेज में एक नया ब्रेकआउट है। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं। तो क्लीन साइंसेज का अगर आप सेटअप देखें तो पिछले 2 साल का हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन था स्टॉक के अंदर, पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स में एक्सपांशन है और काफी अच्छा ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला। हमें लगता है आने वाले 6 महीने में तकरीबन 2000 तक के लक्ष्य क्लीन साइंसेज में देखने को मिल सकते हैं। केमिकल्स एज अ सेक्टर काफी वाइब्रेंट है। जो सेक्टर लीडर है दीपक नाइट्राइट, उसकी हमने बात आपके शो पर पहले भी की थी, बहुत ही बेहतरीन मूव रहा उसके अंदर, और अब लगता है कि जो टियर 2 टियर 3 स्टॉक्स है इस सेक्टर में वो भी पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो केमिकल्स में हमारी टॉपिक क्लीन साइंसेज है। जहां तक आई थिंक मेटल्स की बात आती है, वेदांता का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। पिछले 14 साल का जो एक तरह से मल्टीपल टॉप से स्टॉक ने निकाले हैं इस साल, और हमें लगता है कि अगले 6 to 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको 30 to 40% तक की भी अपसाइड यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव ये 2 सेक्टर्स है जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा अपसाइड अगले 6 से 12 महीने में बनता हुआ दिख सकता है। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी महत्वपूर्ण लेवल्स पे, निफ्टी बैंक पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी एंड चॉइसेस फॉर आई थिंक शॉर्ट टर्म सब बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपका जो बचा हुआ दिन है वो काफ़ी शुभ रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को हम यहीं पे एक विराम देंगे। 25,032 का स्तर है, बैंक निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे आया, वही मतलब अकेला अगर आप देखें चलना मुश्किल है काफ़ी दूर तक, ज़रूरत कुछ साथियों की अभी और पड़ेगी। निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक अभी भी बैकफुट पे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नीरज जी होंगे आप सभी के साथ, और ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके प्रश्नों के उत्तर छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।